नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अपने पॉलिटी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, जो कि टॉपिक है न्यायिक सक्रियता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म। जुडिशियल रिव्यू हम कर चुके हैं, जुडिशियल एक्टिविज़म इस चैप्टर में करेंगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, तो मैं आपको ऐसे स्लाइड्स में समझा दूंगा। जुडिशियल एक्टिविज़म या न्यायिक सक्रियता होता है, सपोज़ मान लो ये है सुप्रीम कोर्ट और ये हैं जज साहब की चेयर, या ये मान लो है जुडिशरी, ठीक है। ये है कंट्री, ये है पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है, जुडिशरी जो पार्लियामेंट और इन सब से बाहर निकल कर, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल कर जब काम करती है, तो उसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज़म। जज का काम केवल कोर्ट में बैठकर सिर्फ सुनना ही नहीं होता, केसों को सुनना नहीं होता, और उनका काम सक्रियता बनाए रखना भी होता है। और सक्रियता बनाए रखने का मतलब होता है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर चीज़ों पर ध्यान देना। अधिकार क्षेत्र से नहीं कहेंगे, कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर चीज़ों पर ध्यान देना। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज़म। ये कॉन्सेप्ट जो है हमने यूएसए से लिया है, यूएस से आया है। फर्स्ट टाइम यूएस में एक सिंगर करके सिंगर करके एक जूनियर अमेरिकन हिस्टोरियन एंड एजुकेटर थे, जिन्होंने इसको यूज़ किया था 1947 में। अर्थर स्लेसिंगर इनका नाम था। और इंडिया की अगर हम बात करें तो ये 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ। वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती, इन जस्टिस पी एन भगवती का पीआईएल में भी बहुत बड़ा रोल आएगा। और पीआईएल जो है एक जीता जागता उदाहरण है एक्टिविज़म का, जुडिशियल एक्टिविज़म का, ठीक है। पी एन भगवती, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस डी ए देसाई, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर एक तरीके से फाउंडेशन रखी जुडिशियल एक्टिविज़म की इंडिया में 1970s में, 70 के दशक में। मीनिंग ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज़म मैंने आपको बता दिया। जब जज जो है अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर जुडिशरी काम करती है, तो उसको बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, जुडिशियल एक्टिविज़म। लेकिन अब आप कहेंगे कि फिर बैलेंस ऑफ पावर कहाँ जाएगा, क्योंकि हमारे देश में तीन चीज़ें हैं। पहला होता है आपका लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है लॉ को बनाना। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तीसरा होता है हमारा जुडिशरी। अब इन तीनों के बीच में बैलेंस बना रहना चाहिए। बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पे हमारी कंट्री चलती है, क्योंकि हमारी कंट्री एक क्वाज़ी फेडरल या कहेंगे फेडरल कंट्री है। तो यहाँ बैलेंस ऑफ पावर बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कोई रेस्ट्रिक्शंस तो है नहीं बैलेंस ऑफ पावर में, इसलिए अपने अधिकार क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर निकलकर काम किया जाता है, उसको जुडिशियल एक्टिविज़म बोला जाता है। लेकिन ये जुडिशियल रेस्ट्रेंट जो है एक तरीके से जुडिशियल रेस्ट्रेंट उसे बोला जाता है कि कहाँ तक आपको कंट्रोल करना है। जुडिशरी को पता होना चाहिए कि उसकी पावर कहाँ तक है, कहाँ तक उसको अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखना है। तो जिस लेवल तक वो अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखती है, उस लेवल को बोलते हैं जुडिशियल रेस्ट्रेंट। और इसकी अगर हम ज़रूरत की बात करें कि इसकी ज़रूरत क्या थी, तो पहली बात, सपोज़ मान लो कोई गवर्नमेंट है, वो कोलैप्स करने वाली है, कोलैप्स की तरफ है, कोई सिटीज़न के राइट्स के प्रोटेक्शन की बात हो रही है, जुडिशियल एंथुसियाज्म की बात हो रही है, तो इन सारे मैटर्स पे, या फिर लेजिस्लेटिव वैक्यूम है। लेजिस्लेटिव वैक्यूम मतलब मान लो कोई ऐसा लॉ ही नहीं है जिसकी ज़रूरत है, और लेजिस्लेचर जो है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। जैसे अगर हम बात करें, एक केस था विशाखा केस। विशाखा गाइडलाइन हर एक कॉर्पोरेट ऑफिस में लिखी होती हैं, विशाखा गाइडलाइन। ये क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक केस आया था एट वर्क प्लेस। अगर वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो विशाखा गाइडलाइन से पहले कोई गाइडलाइन थी ही नहीं। एक विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जब तक केस नहीं गया सुप्रीम कोर्ट के पास, कोई गाइडलाइन नहीं थी। सपोज़ कोई महिला है, वर्किंग वुमेन है, उसको कोई ऑफिस क्षेत्र में जहाँ पे वो काम कर रही है, वहाँ पे अगर उसको कोई छेड़ता है या उसके साथ बदतमीजी होती है, तो वो अगर शिकायत करने जाती, चाहे उसके साथ कैसा भी हरासमेंट हो, वहाँ पे केस लिखा जाता था 354 के तहत। छेड़छाड़ का केस लगता था, चाहे वो जिस लेवल का अत्याचार करे। और छेड़छाड़ तब होता है जिसमें 54A में भी अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स क्लॉजेस दिए हुए हैं। अलग अलग, कोई आप 14 सेकंड से ज़्यादा किसी महिला को
कंटिन्यूसली देखते हो, जिसको घूरना बोलते हैं, स्टॉक करते हो, और या तो फिर उसको टच करते हो, ये सब चीज़ें आती हैं, कोई कमेंट पास करते हो। लेकिन छेड़ना जिस तरीके से इसमें डिफ़ाइन है वो पब्लिक प्लेस पे हो सकता है। ऑफिस में और भी तरीके होते हैं किसी महिला को हैरेस करने के, तो वहाँ पर कोई कानून नहीं था, तो इसलिए जो छेड़छाड़ का आरोप था यही लगाया जाता था बेसिकली। लेकिन जब विशाखा का केस आता है, विशाखा केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तो उस टाइम पे ये एक तरीके से कह सकते हैं सक्रिय हो जाती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, और लेजिस्लेचर को तुरंत बोलती है कि इस पे कोई लॉ बनाया जाए। उसके बाद से ही बनाई गई विशाखा गाइडलाइंस, जो कि अब हर एक कॉर्पोरेट ऑफिस में लिखी होती हैं। और अगर हम एक्टिविज़म की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? जो जनहित याचिका जिसको बोलते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी आप डाल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, पब्लिक की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि आप रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, मान लो आपका घर वेस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न यूपी के आप रहने वाले हैं, और आपने एक PIL डाल दी कि बिहार में जो है कोसी नदी के मैनेजमेंट के लिए सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, सरकार इस पे जवाब दे। आपने ऐसे करके PIL डाल दी। कोसी नदी कहाँ है? बिहार में। बिहार से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहाँ बात जनहानि की है, बात जनहित की है, इसलिए आपने उनके लिए PIL डाल दी, दिल्ली में बैठ के या वेस्टर्न यूपी में बैठ के या तमिलनाडु में बैठ के। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट, ये जो है एक एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी पहले हुआ करती थी, लेकिन इसी में एक्टिविज़म, जब जुडिशियल एक्टिविज़म आया तो उसके बाद ये सबसे बड़ा जो रिवोल्यूशन था इंडियन जुडिशरी में PIL का था। PIL जो कि जिसको जनहित याचिका बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं अगर उसकी हम बात करें तो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हो सकते हैं, पीपल राइट्स एक्टिविस्ट हो सकते हैं, कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट हो सकते हैं, कंज्यूमर राइट्स ग्रुप हो सकते हैं, बॉन्डेड लेबर ग्रुप्स हो सकते हैं, सिटीजन्स फॉर एनवायरनमेंट एक्शन ग्रुप्स हो सकते हैं, सिटीजन ग्रुप अगेंस्ट लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वो हो सकते हैं, जो सिंचाई के बहुत ज़्यादा सिंचाई के तौर पे अगर यूज़ कर लिया जाता है पानी, उसके अगेंस्ट भी कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो ग्रुप भी हो सकते हैं। राइट्स ऑफ चाइल्ड ग्रुप्स हो सकते हैं, कस्टोडियल राइट्स ग्रुप हो सकते हैं, पॉवर्टी राइट्स ग्रुप हो सकते हैं। ये सारे ग्रुप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, या वुमेन राइट्स ग्रुप भी हो सकते हैं, वुमेन राइट्स ग्रुप या इग्निशियस पीपल, इंडिजिनस पीपल राइट्स ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये सब मिलकर PIL डाल सकते हैं, और जो सक्रियता है, न्यायिक सक्रियता है, उसको बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। तो ये था जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा चैप्टर है, अगला चैप्टर होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो भी बड़ा छोटा सा है। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें हम शुरू करेंगे गवर्नर से। ठीक है, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।